हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक्स क्या क्या है, वायरस से रिलेटेड है। तो आज हम पढ़ेंगे वायरस विषाणु के बारे में। उसका दूसरा टॉपिक हमारा बैक्टीरियोफेज है। तीसरा है वायरस प्रियॉन्स, विषाणुओं का आर्थिक महत्व। तो चलिए आज हम इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। तो हमारे इस वीडियो में आप लोगों का भर भर के स्वागत है। बहुत सारा प्यार दीजिएगा, वीडियो ज़रूर वॉच करिएगा, क्योंकि ये टॉपिक जो है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और किसी भी परीक्षा की तैयारी अगर आप कर रहे हो, एग्ज़ाम्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो 1% तो पूछा ही जाएगा इस पूरे वीडियो में। तो वॉच ज़रूर करिएगा, लास्ट तक करिएगा, देख लेना ज़रूर, क्योंकि देखना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो चलिए हम अगला टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो हम पढ़ते हैं कि ये विषाणु क्या है। तो यहाँ पे हमारा ये जो विषाणु है वो सूक्ष्म कण है जो केवल जीवित कोशिका के अंदर ही प्रजनन कर सकता है। कहाँ कर सकता है? जीवित कोशिका के अंदर ही। वायरस विषाणु जिसे कहते हैं वायरस, क्योंकि इसमें से सुरक्षात्मक प्रोटीन जो है हमारा कैप्सिड के अंदर अनुवांशिक सामग्री डीएनए आरएनए से बना होता है। किससे? हमारे डीएनए आरएनए से बना होता है। लेकिन जो जीवित कोशिका होती है, इसमें प्रवेश करने पर खुद की प्रतियां बनाने के लिए कोशिका में उपयोग करता है। क्या करता है? खुद की प्रतियां बनाने के लिए अपनी कोशिका संसाधनों का ये खुद का उपयोग करने लगता है, जिससे कि ये अक्सर कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है। जैसे सामान्य बीमारी में सर्दी जुकाम फ्लू कोविड-19, तो देख लो ये सब विषाणु के हमारे कारण बनते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस बहुत बन के आएंगे। तो आप लोग डिटेल्स में मैंने इसलिए बता दिया कि आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसकी परिभाषा ये है कि ये जो विषाणु है वो कोशिका संरचना ही नहीं होती है, वो प्रजनन में जीवित कोशिकाओं के बाहर नहीं करती। तो चलिए आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा दूसरा है विषाणु का आर्थिक महत्व क्या है ना। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, पढ़ना ज़रूरी है। कहीं से भी कुछ क्वेश्चंस उठा ले, बिल्कुल एनसीईआरटी बुक से हमने छांट छांट के मेन टॉपिक निकाला है। बहुत मेहनत लगी है इसमें। तो आप लोग मुझे बहुत सारा भर भर के प्यार दीजिएगा, वीडियो ज़रूर वॉच करिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं तो ज़रूर क्वेश्चंस ऐसे बेसिक चीज़ें आती हैं। तो हमने बहुत मेहनत की है। तो आप लोग चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। कोशिका के अंदर हमारी कोशिका जो है विषाणु मतलब आर्थिक महत्व इसका बता रहे हैं ना। तो क्योंकि इसमें से जो कोशिका के अंदर जो कैप्सिड विषाणु या बाहरी सुरक्षात्मक के आवरण हैं वो प्रोटीन से बनते हैं। किससे? हमारी प्रोटीन से बनी होती है। वो संश्लेषित नहीं करती, क्योंकि राइबोसोम प्रोटीन का संश्लेषण स्थल होता है। क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण स्थल होता है। और मुख्य कार्य इसमें अमीनो अम्लों की सहायता से संश्लेषण सहायता करता है, और ये प्रोटीन का निर्माण है। और ये अपने कार्यों में लगे हुए रहते हैं। और वायरस का महत्वपूर्ण काम होता है आरएनए और डीएनए में ये पाए जाते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा तीसरा नंबर है कि प्रियॉन की खोज किसने की थी, जो कि नोबेल पुरस्कार मिला था। प्रियॉन को नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? तो हमारे प्रोशीन को। किसे मिला था? प्रोशीन को। क्योंकि 1997 में इन्होंने 1997 में स्टैनले प्रोशीनर को प्रियॉन की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। किसका? नोबेल पुरस्कार मिला था। और प्रियॉन जी हमारे जो संक्रामक प्रोटीन कण है। क्या है? संक्रामक प्रोटीन कण है, जो प्रोशीनर द्वारा पहली बार 1983 में प्रियॉन की सूचना दी गई थी। भेड़ों में स्क्रैपी रोग इन्हीं कारण से होता है। किसके कारण से? भेड़ों में स्क्रैपी रोग इन्हीं के कारण से होता है। देखो, इस रोग में भेड़ जो है विचलित होकर किसी भी आवासी में अपने शरीर को रगड़ने लगती हैं, क्योंकि वो बहुत तेज़ी से ग्रसित करती है। और ये ब्रिटेन के गायों पागलपन के रोग के लिए ये पीछे प्रियॉन का कारण माना जाता है। क्या? ये प्रियॉन का कारण माना जाता है। तो हमारे स्टैनलेस प्रोशीनर प्रियॉन की खोज नोबेल पुरस्कार 1997 में
और प्रियन संक्रामक प्रोटीन कण है जो प्रोसीनर द्वारा पहली बार 1983 में प्रियन की सूचना दी थी। क्या दी थी? प्रियन की सूचना दी थी। तो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। तो हमारा ये प्रोसीन जी होंगे। कौन होंगे? प्रोसीन जो कि नोबेल पुरस्कार मिला था उनको प्रियन के खोज के लिए। तो चलिए, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हम पढ़ेंगे अब वायरस क्या है। जो हमारा वायराइट्स है वो संक्रामक रोगजनक कण है। क्या है? संक्रामक रोगजनक कण है। ठीक, तो ध्यान में रखिएगा क्योंकि क्वेश्चंस बहुत बार बन के आते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा और हमें ज़रूर कमेंट के ज़रिए बताइएगा। हम वैसे आप लोगों को अपडेट कराते रहेंगे। अगर इंग्लिश मीडियम से भी चाहिए तो हम वैसे भी अवेलेबल बहुत जल्द करवाएंगे। बस आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को कैसी चाहिए वीडियो। तो चलिए, जो वायराइड्स जो है संक्रामक रोगजनक कण है। तो ये हमारा केवल पौधों को प्रभावित करता है। क्या करते हैं? जो हमारी वायराइड्स है वो पौधों को ज़्यादा जल्दी प्रभावित करता है और ये रोगजनक भी कहा जाता है। ये वायराइड्स जो है ये विशाल छोटे होते हैं। क्या? इसके छोटे छोटे कण होते हैं। उसमें राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए गोलाकार स्टैंड होते हैं। क्या होते हैं? गोलाकार स्टैंड होते हैं जिनमें कोई प्रोटीन कोटिंग नहीं होती है। क्या होती है? प्रोटीन कोटिंग नहीं होती है। वायरस की खोज थियाडो ने डायनर वर्ष 1971 में की थी। कौन? 1971 डायनर ने वर्ष 1971 में। वायरस पादप परजीवी होते हैं। वायराइड्स जो है परजीवी होते हैं। इसमें पहले आलू में वायरस की जांच की गई थी। वायराइड की जो है आलू में जांच की गई थी। तो पौधे में वायराइड के संक्रमण के कारण पौधे लक्षण में वृद्धि रुकना बंद हो जाता है क्योंकि इसमें जो पौधे होते हैं कुछ नहीं, कीड़े वगैरह, तो ये सब वायरस हैं, कीटाणु हैं। तो उन्हीं के कारण इनमें स्तन नीचे गिरने लगता है और ये पत्तियों को, फलों को विरूपण और पौधों की मृत्यु में शामिल होते हैं वायराइड्स। ठीक, तो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। कई बार क्वेश्चंस आते हैं और पूछता भी है पेपर में, जैसे कि आलू, टमाटर, खीरा, नारियल, एवोकाडो आदि हो गए, जो भी सब्जियां होती हैं। ठीक, तो चलिए, बैक्टीरियोफेज क्या है? हमारा बैक्टीरियोफेज क्या है? तो इसको चलिए देख लेते हैं। देखिए, बैक्टीरियोफेज ये जीवाणुभोजी में केवल जीवाणुओं को ऊपर आश्रित रहती हैं। इसमें डीएनए पाया जाता है। ठीक, जो हमारे बैक्टीरियोफेज है वो केवल जीवाणुओं पर आश्रित रहते हैं। और बैक्टीरियोफेज की खोज पहली बार 1915 में फ्रेडरिक विलियम ट्वार्ट द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? ट्वार्ट द्वारा की गई थी। 1917 में फेलिक्स डी हेनले ने स्वतंत्र रूप से बैक्टीरियो को संक्रमित किया था। विषाणुओं का इसमें उपयोग, इसमें हानिकारक जीवाणु जो होते हैं वो नष्ट के लिए बैक्टीरियोफेज का प्रयोग किया जाता है और गंगा के पानी में जीवाणु भोजियों को उपस्थित किया जाता है। तो हमारा ये नंबर है। विषाणु की संरचना थोड़ा देख लेते हैं। ज़्यादा लंबी वीडियो हम नहीं करेंगे। अगला टॉपिक हमारा अगले वीडियो में आएगा तो इसमें हम सेल के बारे में बताएंगे, साइटोलॉजी के बारे में। तो इसमें वायरस क्या है? विषाणु की संरचना। वायरस रचना में प्रोटीन आवरण से घिरा रहता है और न्यूक्लिक अम्ल हमारा बाहरी आवरण से कैप्सिड में बहुत प्रोटीन इकाइयाँ होती हैं। पूरे कण को वीर्यान कहते हैं। क्या कहते हैं? वीर्यान कहते हैं। इनका आकार 10 से 500 मिली माइक्रोन होता है। जो न्यूक्लिक होते हैं जो डीएनए में दोनों में पाए जाते हैं। और न्यूक्लिक अम्ल वीर्यान 6% भाग बनता है जो कि प्रोटीन का कवच 94% भाग बनाता है और इसमें से एक पतली पूंछ के रूप में होता है जो परपोषी की प्रकृति के आधार पर होता है। आई होप कि वीडियो आप लोगों को समझ में। तो यहाँ पे देखिए,
यहाँ पे हमारा डीएनए, ये आरएनए होता है, जो कि ये यहाँ पे ये इनमें से डीएनए कभी कभी आरएनए में पाया जाता है, गोल होते हैं। ठीक, तो हमारा ये नाभिकीय अम्ल है, जो इन्फ्लुएंजा है ये। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा।